नमस्कार। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 11 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी जयपुर में प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि 11 साल की अद्भुत यात्रा का यह उत्सव प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मनाया जा रहा है। परिवर्तन, प्रगति और गौरव के 11 साल रहे हैं। 2014 में हम विश्व की 11वीं अर्थव्यवस्था थे और अब भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत को वैश्विक मंच पर सम्मानजनक और शक्तिशाली पहचान मिली है। ऑपरेशन सिंदूर से तो दुनिया भर में भारत की शक्ति का प्रदर्शन हुआ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए। 150 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। पिछले 11 वर्षों में कई जनहितकारी काम भी किए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। प्रधानमंत्री ने ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर खास ध्यान दिया। राज्य में 4.5 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिला है। अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। 23 लाख लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के मकान अकेले राजस्थान में ही बने हैं। आयुष्मान भारत योजना में 1 करोड़ 16 लाख लोगों का राज्य में मुफ्त इलाज हुआ। दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस और अन्य प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और सामाजिक सौहार्द को क्षति पहुंचाई। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने तो बीजेपी राज को माफिया राज बताया। कहा, कानून व्यवस्था बिगड़ना ही सबसे बड़ा मुद्दा है। आज एनडीटीवी राजस्थान पर सबसे बड़े मुद्दे में हम चर्चा करेंगे मोदी सरकार के 11 साल और उन तमाम उपलब्धियों पर जिनको बीजेपी गिनवा रही है और उन बातों पर भी जिनके आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं। एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे, उनका रुख करेंगे बाद में, लेकिन पहले आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड। 11 साल में कई कमाल। सवाल, क्या है आगे का प्लान? नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने 11 साल पूरे कर लिए हैं। मोदी सरकार इन 11 सालों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को लेकर आगे बढ़ी है। इन सालों में कई बड़े काम हुए हैं, लेकिन सवाल ये कि मोदी सरकार का अब आगे का प्लान क्या है? भारत दुनिया में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना। सबसे तेज बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था। हाईवे निर्माण गति 34 किलोमीटर प्रतिदिन पहुंची। मेट्रो 248 किलोमीटर से बढ़कर 1013 किलोमीटर हुई। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कराया। बाबा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर महाकाल प्रोजेक्ट, चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में 11 वर्ष संकल्प से सिद्धि तक विषय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के लिए ये 11 साल परिवर्तन, प्रगति और गौरव के रहे हैं। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत न सिर्फ उभरती हुई शक्ति बन रहा है, बल्कि हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। प्रदेश को 2,11,000 करोड़ रुपए केंद्र से मिले। भारतमाला परियोजना में सड़क राजमार्ग मंजूरी। राज्य के 4.5 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज। 2 एक्सप्रेस हाईवे, भारतमाला प्रोजेक्ट को मंजूरी। राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। प्रदेश की महिलाएं लखपति योजना से जुड़ी। उज्ज्वला योजना में 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया। 73 लाख परिवारों को गैस सिलेंडर दिया गया। आयुष्मान आरोग्य मंदिर निर्माण। गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्ष की अद्भुत यात्रा का उत्सव मनाया जा रहा है। मैं इतना कहूंगा कि 11 वर्ष भारत के लिए परिवर्तन, प्रगति और गौरव के वर्ष हैं। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व में न केवल एक उभरती हुई शक्ति बन रहा है, बल्कि हमारा देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की राह पर तेजी से अग्रसर हो रहा है। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियों को लेकर तंज कसा। खाचरियावास ने 11 साल के राज को माफिया और गुंडा राज बताया, साथ ही सरकार को फेल बताया। बीजेपी की सरकार जब से हिंदुस्तान में आई तब से
जबरदस्त भय पैदा हुआ है, बहुत बड़े लेवल पे माफिया का आतंक है। पूरे देश में माफियाओं की खबरें आती है टीवी पर, लोग देखते हैं उसका मर्डर हो गया, उसका मर्डर। देश में माफिया राज बढ़ा है। पहली बार गुंडे और बदमाश उनका जिस ढंग से महिमा मंडन हुआ है पूरी दुनिया में, पूरे देश में, तो ऐसा लगता है कि पैरेलल ताकत खड़ी कर दी उन्होंने। ये उपलब्धि है हिंदुस्तान की भाजपा की सरकार की। आम आदमी दहशत में डरा हुआ है, कानून व्यवस्था पूरे देश में चौपट हो गई, गुंडे बदमाशों का राज हो रहा है। माफिया चाहे जिसको डराता है, चाहे जिसको धमकाता है, लोग पैरेलल गवर्नमेंट माफियाज ने खड़ी कर दी। हिंदुस्तान में इन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार देंगे। बेरोजगारी जबरदस्त है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भारत सरकार टोटल फेल हो गई। क्या किया भारत सरकार ने? मोदी सरकार की 11 सालों में राजस्थान में भी काफी काम हुए हैं, जिसको राजस्थान की जनता ने भी काफी सराहा है। लेकिन सवाल ये कि आगे के समय में सरकार का बड़ा प्लान क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। तो एक खास रिपोर्ट आप देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर अब तमाम चर्चाएं हो रही हैं। चर्चा हम भी करेंगे। खास पैनल हमारे साथ है। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुमित गर्ग कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अरविंद चोटिया साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजीव फर्शीवाला साहब भी जुड़ गए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के नाते से। और सुशांत पारिक हमारे इनपुट एडिटर राजधानी जयपुर से जुड़ रहे हैं। सीधा सबसे पहले सुशांत के पास चलते हैं, उसके बाद बाकी पैनल पर आएंगे। सुशांत, आज मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली 11 साल की सरकार की तमाम उपलब्धियां भी गिनवाई हैं। राजस्थान के लिए क्या कुछ रहा है खास इन 11 सालों में? आपने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान क्या कुछ बदलता हुआ राजस्थान देखा और उस बदलाव में केंद्र का कितना बड़ा रोल आपने देखा है? देखिए, आज जब सीएम बात कर रहे थे तो वो 11 साल की उपलब्धियों का तो बखान कर ही रहे थे, लेकिन साथ ही ये भी बताने की और समझाने की कोशिश कर रहे थे कि राजस्थान को क्या हासिल हुआ है। और पिछला अगर कहें 15 महीने जो हैं इस सरकार के, वो एक तरीके से जब राज्य में और केंद्र में सरकार एक ही पार्टी की होती है राहुल, तो उसका लाभ मिलता है, इसमें दो राय नहीं है। और बहुत सारी ऐसी योजनाएँ जिन्हें शायद पिछली सरकार में अंजाम नहीं दिया जा सका, उसे मूर्त रूप देने की दिशा में बड़े महत्वपूर्ण कदम उठे हैं। ERCP एक हम उसका हवाला दे सकते हैं। ऐसी तमाम दूसरी योजनाएं हैं। हालांकि वो एक लंबी लिस्ट आज लेकर आए थे और सिलसिलेवार ढंग से उन्होंने बताया, समझाया कि कैसे 11 साल एक जो बड़ा बदलाव का वाहक रहा है मोदी सरकार का पूरा कार्यकाल, देश में हर लिहाज से हर तरीके से उन्होंने बदलाव किया है। और दूसरी तरफ अभी हम सुन रहे थे प्रताप सिंह खाचरियावास को, वो ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कहाँ कहाँ पे किस किस मोर्चे पे सरकार विफल हुई है। तो ये सरकारों का अपना एक सिस्टम है, सरकारों का एक अपना तौर तरीका है, लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि केंद्र सरकार से जो सहयोग मिल रहा है। आज ही मैं अभी कुछ देर पहले एक बड़ी खबर आई है जिसमें ये बताया गया है कि कैसे केंद्र सरकार ने राज्य के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण फैसला किया है और उसमें 4000 मेगावाट आवर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का आवंटन किया गया है। और मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में इस बात का जिक्र किया था। तो बात जब सुनी जाती है तो फिर नेता थोड़े और अधिक प्रयास भी करते हैं। मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली जाते हैं वो कोशिश करते हैं कि कोई एक ऐसी योजना लेकर जाएं जिसका खाका तैयार है, उसे केवल हरी झंडी मिलने की देर है। तो बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण फैसले राजस्थान के लिहाज से हुए हैं। अगर हम चर्चा करने लगेंगे राहुल तो बहुत लंबा वक्त बीत जाएगा, लेकिन बड़ी बात यही है कि 11 साल का कार्यकाल और राजस्थान में भाजपा की सरकार होने से केंद्र सरकार की जो सहयोग मिलना चाहिए उसमें तेजी आई और उसका असर हमें ज़मीन पर दिखाई भी देता है। ठीक है सुशांत, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। सुशांत पारिक जयपुर से जुड़ रहे थे। अपने बाकी पैनल के पास लौटते हैं। सबसे पहले राजिक फर्शीवाला के पास चलेंगे। राजिक साहब, 11 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में क्या कुछ बदला? बीजेपी उपलब्धियां गिनवा रही है, कांग्रेस के भी कुछ आरोप हैं। न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा? देखिए, 11 साल मिसाल मुझे लगते हैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण आप आज का फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट देख लीजिए, जो वो रोते हुए सामने आए कि उन्होंने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि चिनाब नदी पर रेलवे का ब्रिज बन जाएगा, उस रेलवे से पूरे हिंदुस्तान से कश्मीर जुड़ जाएगा। ये सबसे बड़ा उदाहरण है आज हमारे देश में। और राजस्थान में भी आपको अनेक उपलब्धियां देखने को मिलेगी, चाहे वो रोजगार के मामले में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हो।
तो आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि आपको चश्मा लगा के बात किसी भी पार्टी की ना करनी चाहिए। जिसने अच्छा काम किया उसका स्वागत करना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको और हमको अप्रिशिएट करना चाहिए उस चीज को, ना कि उसकी आलोचना करना चाहिए। हम विपक्ष में, इसका मतलब थोड़ी ना है कि हर बात का हम विरोध करें। हम अच्छी बात को अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि जब इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश अलग किया तो उस टाइम पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लोकसभा में और संसद भवन में कहा कि इंदिरा जी जो है दुर्गा का रूप है। तो हमें उनसे शिक्षा लेना चाहिए कि कोई अच्छा काम करता है तो उसको स्वागत करना चाहिए और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। राजीव साहब, अल्पसंख्यकों के मामले पर, अल्पसंख्यक मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कितनी सफल रही है, उसकी कुछ खास उपलब्धियां आप बता सकें? आप अल्पसंख्यक समुदाय के लिए और डिपार्टमेंट में भी आपका योगदान रहा है, क्योंकि मैं एक चीज आपको बताता हूं। आपको इस देश से बाहर जाने के बाद मालूम पड़ेगा कि इस देश में अल्पसंख्यक कितना सुरक्षित रहता है। आपको बाहर जाने के बाद मालूम पड़ेगा इस देश में अल्पसंख्यक कितनी तरक्की कर रहा है। आपको देश के बाहर जाने के बाद मालूम पड़ेगा कि इस देश में अल्पसंख्यक जितने अच्छे अधिकार दिए गए हैं वो किसी और देश में नहीं दिए गए। क्योंकि मैं कई विदेश यात्रा कर चुका हूं, मैं देखता हूं वहां पर अल्पसंख्यकों को दुय्यम दर्जे का नहीं तो वहां पर व्यवहार राजीव होता साहब, है। वो तो चाहे आप हिंदुस्तान की पाकिस्तान चले जाओ या खासियत है। किसी और मुल्क में चले जाओ। राजीव साहब, वो तो हिंदुस्तान की खासियत आप बता रहे हैं। तो वो तो भारत के संस्कार है, भारत की मिट्टी की खुशबू यही है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के संदर्भ में आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है, राजीव साहब का फिर रुख करेंगे। अरविंद चोटिया साहब के पास चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरविंद साहब, वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा था क्योंकि उनसे बात नहीं हो पाई, इसी से अगर बातचीत आपसे शुरू की जाए। अल्पसंख्यकों के मोर्चे पर राजीव साहब कह रहे थे, उन्होंने जो विशेषताएं बताई, मैं समझता हूं वो तो हिंदुस्तान की मिट्टी की विशेषताएं हैं। लेकिन बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार में, मोदी साहब के नेतृत्व वाली सरकार में, क्योंकि अल्पसंख्यकों से मैं इसलिए बात शुरू कर रहा हूं कि इसी पर हमेशा उनको घेरने का प्रयास विपक्ष करता रहा है। लेकिन 11 साल में क्या कुछ बड़े बदलाव अल्पसंख्यकों के जीवन में लाने का प्रयास प्रधानमंत्री ने करा और वो सफल भी रहे? ऐसी कुछ बात आप बताएं, यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, जब विकास होता है तो उसका लाभ सबको मिलता है। जहां तक अल्पसंख्यकों की बात है तो आप पिछले साल के अगर आंकड़े उठाकर देखेंगे यूपीएससी के रिजल्ट के, तो वो आज तक की सर्वाधिक संख्या है जिसमें अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा सफल होकर आईएएस की सेवाओं के अंदर या केंद्रीय सेवाओं के अंदर आए हैं। हाँ, राजनीतिक रूप से बीजेपी की सरकार ने अल्पसंख्यकों को अलग रखा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बाकी किसी भी मोर्चे पर अल्पसंख्यकों को जो भी लाभ किसी को भी मिलना है, किसी भी भारतीय को, तो वो लाभ सबको मिल रहा है। राजनीतिक रूप से जरूर बीजेपी ने अलग थलग रखा है और इसका शायद बीजेपी के पास में भी कोई जवाब नहीं होगा। और पूरे देश के अंदर ये एक जैसी स्थिति है। और अन्य मोर्चों पर अरविंद साहब, विकास के अन्य पहलुओं पर अगर बात करें तो मोदी सरकार के 11 साल क्या पुराने सभी कार्यकालों पर भारी माने जा सकते हैं? देखिए, ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन 11 वर्षों में काम जबरदस्त हुए हैं और एक विजन के साथ में हुए हैं। जब आपके पास में टारगेट होता है कि हमें विकसित भारत बनाना है तो उस दिशा के अंदर जरूर मैं समझता हूं कि इनका विजन झलकता है। जैसे आप देखिए, कनेक्टिविटी के मामले में कमाल का काम हो रहा है। और आप चाहे रोड की कनेक्टिविटी ले लीजिए, आप चाहे एयर कनेक्टिविटी ले लीजिए, चाहे रेल कनेक्टिविटी ले लीजिए, अपग्रेडेशन है, रिनोवेशन है, जो इलेक्ट्रिफिकेशन है रेलों का, या जो नए स्टेशन बन रहे हैं, तो वो उसमें कहीं ना कहीं झलकता है कि एक विजन है, एक इच्छा है कुछ करने की। मैं अभी पिछले महीने यूरोप में घूमकर आया हूं, तो मैं समझता हूं कि जो हाईवे हमारे यहाँ पे हैं, करीब करीब वही हाईवे वहां पर है। रेल कनेक्टिविटी हमारे यहाँ पे वैसी हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ी सी जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है उसकी थोड़ी कमी है, जो और होना चाहिए। बाकी जो आंकड़े बोलते हैं वो आपके सामने है कि हम अगर 11वीं अर्थव्यवस्था से 4थी अर्थव्यवस्था तक आए हैं तो वो आए हैं, उसमें कोई शक नहीं है। तो काम हुआ है और सभी मोर्चों पर हुआ है। गरीबी की भी कल एक रिपोर्ट आई थी कि उसमें बहुत सारे लोग बहुत बड़ी संख्या में निचले स्तर से ऊपर आए हैं और काम के मौके सबके पास में है। अब ये है कि हमारा देश
किस तरह से आगे बढ़ना चाहता है, जो देश विकसित बनना चाहता है उस देश के नागरिकों को भी विकसित बनने की चाह होनी चाहिए। तो ये सर्वश्रेष्ठ अवसर है कि हम सब लोग मिलके वो इच्छा पालें कि हमें विकसित होना है, तो हम 100% हो भी सकते हैं। लेकिन सरकार, मैं ठीक है। समझता हूँ कि बहुत अच्छा ठीक है। काम कर रही है और पिछले जी। 11 वर्षों में अच्छे काम ठीक। हुए, चाहे वो गरीबों के लिए हो तो वो भी बहुत अच्छे काम है। फिर आऊँगा दोबारा आपके पास और इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सुमित गर्ग जी के पास चलते हैं, चेतन जी के पास आखिर में आऊँगा। सुमित जी, आपने दो न्यूट्रल राय जानी है, पत्रकारों की और राजनीतिक विशेषज्ञों की। मोदी सरकार की 11 साल की कुछ उपलब्धियां उन्होंने गिनवाई। कांग्रेस लेकिन इस बीच अपना एक पक्ष रखती है। 11 साल का आकलन कांग्रेस किस रूप में कर रही है? राहुल जी नमस्कार। राहुल जी, 11 साल सरकार के पूरे हुए तो निसंदेह होना यह चाहिए था कि सरकार के मुखिया सामने आते और प्रेस वार्ता में प्रेस के बंधुओं के सवालों के जवाब देते, लेकिन वो नहीं आए। वो क्यों नहीं आए? जवाबदेही से डरते थे। जो एक छद्म वातावरण देश को दिखाया जा रहा, उन्हें डर लगा कि कहीं इसकी पोल न खुल जाए, इसके चलते नहीं आए। अभी बात हो रही थी तो बता देता हूं सरकारी आंकड़े, मैं अपना कुछ नहीं बताऊंगा राहुल। ये सरकार खुद कहती है कि 85 करोड़ लोगों को हम राशन का खाना देते हैं, राशन देते हैं। तो 85 करोड़ लोग कौन है? जो गरीबी रेखा के नीचे है। सरकार का आंकड़ा है कि 74% भारतीयों को पोषक खाना नहीं मिलता। ये किसके आंकड़े हैं? भारत सरकार के आंकड़े हैं, हमारे नहीं है। दूसरा, अगर आप कहें तो मैं 10 साल के हमारी और इनकी सरकारों का थोड़ा सा एवरेज कंपैरिजन कर देता हूं। अगर कंपाउंड एवरेज ग्रोथ रेट की बात करें तो मनमोहन सरकार के समय में 6.75 थी, जो अब इनके 10 साल में 6.5 से भी नीचे आ गई। उससे क्या हुआ? जो इकोनॉमी साइज था हमारे टाइम में 183% बढ़ा। राहुल जी नोट कीजिए, 183% बढ़ा, जो गिर के 10 साल में 83% पे आ गया। उससे क्या हुआ? जो जीएफसीएफ था, जो हमारी निवेश की बचत की जो सूचकांक था, वो जो 30% से बढ़ रहा था वो 25% से नीचे आ गया। उससे क्या हुआ कि हमने जो 10 साल में 11.5 लाख करोड़ देश की इकोनॉमी में बचाए, देश का भंडार 11.5 लाख करोड़ का था, वो पिछले 10 साल में 6 लाख के करीबन आ गया, 6 लाख करोड़ का। उससे क्या हुआ कि देश का जो व्यवसायी था वो परेशान हुआ, आशंकित हुआ। पिछले एक साल में 29 अरब डॉलर इस देश का पूंजीपति विदेश ले गया। वहां पर जाके उन्होंने अपनी नए उपक्रम खोले और पिछले एक साल में लगभग 51 अरब डॉलर इस देश से बाहर चला गया। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कहीं ना कहीं सरकार की है। इन्होंने एफडीआई की बात करी। हालात ये हुआ, मैं कंप्लीट कर देता हूं। हालात ये हुए कि विदेशी निवेशक भी नहीं आ रहे। एफडीआई जो था, जिनको ये अपना फ्लैगशिप प्रोग्राम कहते थे, मोदी जी विदेशों में जा जाके विदेशी निवेशकों से कहते थे आइए भारत में निवेश करिए। राहुल जी यकीन जानिए, 96%, 96% एफडीआई गिर गया। ये किसकी जिम्मेदारी है? तो केवल देश को छद्म वातावरण दिखाया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जिस देश में 74% लोगों को आज भी पोषक खाना नहीं मिलता हो, वह कौन सी तरक्की की बात करते हैं? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 127 देशों में 105वें नंबर पर है। हम कौन सी बात जवाब ले लेते हैं, काउंटर ले लेते हैं। महिला सुरक्षा के सारे हमने। ठीक है सुमित जी, काउंटर ले लेते हैं। चेतन राजपुरोहित साहब, तमाम आरोप, अभी एक लंबी फहरिस्त सुमित गर्ग जी ने गिनवाई है, कुछ आंकड़े भी उन्होंने दिए, बताया कांग्रेस का कार्यकाल कैसे आपके 11 सालों से उन्होंने 11 गुना बेहतर बताया। सुमित जी, कांग्रेस पार्टी के लिए मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, सोते हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक करे उसको कभी नहीं जगाया जा सकता। कांग्रेस पार्टी का यही तो चरित्र रहा है। अगर आज हमारे मित्र सुमित जी एक भी बात कहते हैं कि मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है, अरे भाई राजस्थान के भले के लिए तो सोचो। अपन राजस्थान के मूल निवासी हैं। यहाँ आप सड़क देख रहे हो, ग्रीन इकोनॉमी कॉरिडोर आप देख रहे हो, जामनगर से अमृतसर, बीकानेर से संगरिया जाने में 7 घंटे लगते थे, आज 3 घंटे 15 मिनट में पहुंच जाता है व्यक्ति। वो तो आपको दिख रहा है। भारतमाला आपको दिख रही है, अमृत स्टेशन आपको दिख रहे हैं। आप मत चिंता करिए, खुले मन से प्रशंसा करिए, धन्यवाद करिए मोदी जी का। आज ये पहली डिबेट मेरे जीवन में आई है जिसमें मेरे पास समय नहीं है। अगर मैं गिनाने लगूं तो 6 घंटे कम पड़ जाएंगे, लेकिन मैं मूल 4 बातों को बताना चाहता हूं
हमने किस पे ध्यान केंद्रित किया है? विरासत भी और विकास भी। ज्ञान पे केंद्रित किया है। ज्ञान का मतलब क्या है? गरीब, युवा, नारी, अन्नदाता। हमने किस पे काम किया है? सुरक्षा पे काम किया है, समाज कल्याण पे काम किया है, चिकित्सा के पे काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है, चाहे रेलवे हो, चाहे हाईवे हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो समझौते हुए, अभी ERCP हुआ, यही तो डबल इंजन की सरकार इसको कहते हैं, जो 2,11,000 करोड़ रुपए तुरंत मिल जाते हैं। और आज जैसे भी हमारे मित्र बता रहे थे, प्रति घंटा 4,000 मेगावाट बैटरी स्टोरेज बिजली राजस्थान को मिलनी शुरू हो गई है। ये क्यों शुरू हो गई है? ये इसलिए शुरू हो गई है कि दोनों सरकारें एक सूत्री कार्यक्रम से चल रही है, गरीब का फायदा कैसे हो। अभी बात कर रहे थे अल्पसंख्यक समुदाय की, राहुल जी अभी बात कर रहे थे। क्या राहुल जी प्रधानमंत्री आवास मिले तो उसमें 30% अल्पसंख्यकों को नहीं मिले? उज्ज्वला योजना में सिलेंडर मिले तो अल्पसंख्यकों को 20% नहीं मिले? क्या किसान सम्मान निधि मिली है तो 25% के अल्पसंख्यकों को नहीं मिली है? चाहे प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है, चाहे प्रधानमंत्री हर घर नल योजना है, चाहे प्रधानमंत्री, मैं बता रहा हूँ सुमित गर्ग जी बीच में वो काउंटर आपको करना चाह रहे थे। राहुल जी एक सेकंड, मैं इसीलिए कह रहा हूँ आज मेरे लिए डिबेट बड़ी चैलेंजिंग है। मैं क्या क्या बताऊं? जब भी बात हो रही थी चिनाब पुल की बात कर रही थी, आज उमर अब्दुल्ला जैसे व्यक्ति एनडीए के साथी बोल रहे हैं कि मैं जब 8वीं कक्षा में पढ़ता था तब ये प्रोजेक्ट बना था और मैंने एक सपना देखा था कि कश्मीर भारत से रेल मार्ग से जुड़ पाएगा क्या। आज सुमिति धन्यवाद करते, विश्व का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बना है, अंजी पुल बना है। ठीक है, इस पर बात कर लेते हैं। सुमित गर्ग साहब, कनेक्टिविटी तो एक ऐसी चीज है जिस पर बीजेपी की हर कोई, बीजेपी सरकार की हर कोई प्रशंसा करता है। यहाँ भी आप लोग, मेरे पास गिनाने के लिए इतना है कि मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ। राहुल जी बिल्कुल, चेतन जी बिल्कुल, आपने जो समझाया मैं उसी पर राय ले रहा हूँ सुमित जी की। सुमित जी, कनेक्टिविटी पर तो हमेशा बीजेपी मोर्चा मारती हुई दिखाई देती है, यहाँ भी आपको कुछ कमी दिखाई दे रही है? कुछ कमी है तो जरूर दिखनी चाहिए, लेकिन आप बताएं इस पर कि क्या कनेक्टिविटी भी, आप लोग इस पर भी टिक मार्क नहीं लगाएंगे बीजेपी की सफलताओं में? राहुल जी, चेतन जी ने अपने ओपनिंग कमेंट में 2 लाइनें बोली, तो मैं इनकी सरकार के लिए बोल देता हूं। ये देश क्या कह रहा है? ये देश कह रहा है, प्यास अगर मेरी बुझा दे तो मैं तुझे जानूं, वरना होगा तू समंदर मेरे किस काम का। प्यास बुझाने के लिए ERCP की है, एक एक करके प्यास बुझाने के लिए यमुना जल समझौता किया है, आपने नहीं किया। सुमित जी आपने नहीं किया। चेतन साहब सुन लेते हैं, उनकी भी सुन लेते हैं। अरे मेरे पास पूरी लिस्ट नहीं बोल पाओगे, थोड़ा सा। आपने बेरोजगारी की बात, रोजगार की बात करी। राहुल जी, आश्चर्यजनक पहलू मैं बता देता हूं, मैं सारे आंकड़े गिनाऊंगा इन्हीं की सरकार के 5.5% से ज्यादा इस देश में बेरोजगारी दर है। और आलम इस देश का ये है कि इस देश का 83% युवा बेरोजगार है। 83% जो इस देश का युवा है वो बेरोजगार है। और उसमें से भी भयावह जो आंकड़ा है वो ये निकल के आता है कि 83% में 71% युवा जो है वो शिक्षित है। इस देश दुनिया में 10वें नंबर पर है। चेतन साहब, बेरोजगारी पर आप लोग बैकफुट पे दिखाई देते हैं, कोई जवाब आपके पास इसका? अनएम्प्लॉयमेंट पर बीजेपी क्या कर पाई है? सुमित, इसी बात पे आता हूँ। कांग्रेस शासन में बेरोजगारी की दर थी 12%, जो घट के 5% रह गई है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको, कल पंचायत, चेतन साहब, सुमित जी मना कर रहे हैं, चेतन जी सुमित जी मना कर रहे हैं, आप आपके आंकड़े को गलत बता रहे हैं, आपके आंकड़े को गलत बता रहे हैं, इसीलिए बीच में बोल रहे हैं। ठीक है, राजीव फर्शीवाला साहब, ज्ञान की बात हो रही थी, जी से गरीब, वाई से यूथ, ए से अन्नदाता और एन से नारी। इस ज्ञान पर कितना यूथ में, सुमित जी जब ज्ञान की बात होगी तो यूथ में एम्प्लॉयमेंट की बात भी होगी। फर्शीवाला साहब, क्या GYAN के मुद्दों पर 11 साल में प्रधानमंत्री की लीड वाली सरकार कितना कुछ कर पाई है? देखिए, मेरे जो कांग्रेस के मित्र हैं उनसे भी निवेदन है कि वो आंकड़े जो बता रहे हैं और आज के आंकड़े भी आप देख लीजिए। क्या है कि विपक्ष में रहना और विपक्ष में रहकर विरोध करना अच्छी बात है, लेकिन सच बात को झुटलाया नहीं जा सकता, है ना? सच को मेरी बात सुनो, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं करा भाई साहब, मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। फर्जीवाला साहब, आप बात पूरी कीजिए, सुमित जी भी अपने आंकड़े दिखाएं। सुनेंगे पूरा, अब आप डिस्टर्ब कर रहे हैं तो मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा, पूरा बोलने नहीं दूंगा एक शब्द भी। ये कांग्रेस की विचारधारा, सुमित जी देख लिया, फर्जीवाला साहब आप अपनी बात बताइए, आप अपनी बात पूरी कीजिए।
इस वजह से जनता ने इनको बाहर बिठा रखा है। ये कांग्रेस के लोग हमेशा आपसे बीच नहीं में करेंगे। पैर डालते हैं, आपसे फर्शी तो वाला इसीलिए साहब, 36 में से 28 आ लग रहे हैं। जाएगा, आप बात ये पूरी कर विकास लीजिए। में से 28 इसलिए आ रहे हैं, ठीक है, सुमित जी। अरविंद इसलिए चौटिया साहब, करते हैं, GYAN के और मुद्दे ये पर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कितनी सफल? कितनी बड़ी झूठ बोली, 12% और सुमित जी कल रिजल्ट है, 36 में से 28 आ रहे हैं आप, इसी कारण से आ रहे हैं। आपका यही व्यवहार चुनाव हरवा रहा है आपको, यही युवा ठीक है, आपको अरविंद जवाब दे रहा चौटिया है। जी के पास भी यही जा रहा हूँ, किसान वो भी आपको काफी जवाब देर दे से रहा शांत है। है। यही व्यापारी चौटिया आपको साहब, जवाब दे जब रहा है। आप बात पूरी कीजिए। 36 में से 28 आ रहे हैं आप। मुसलमान मुजरा, ये जो चल रहा है बात उनकी हो रही है। अगर चुनाव की बात करूंगा, चुनाव की बात करूंगा तो जितना एजेंट नहीं है उससे ज्यादा मतदाता है, ये बात होगी। अगर चुनाव की बात करोगे राजीव तो वो फर्शीवाला बात साहब, मैं आएगी आपसे जो पूछ इसी रहा को था अपने घर में GYAN अपने के घर में मुद्दे पर बिठा कितने रखा है। सफल रहे? चुनाव की बातें मत करिए इन्होंने साहब, सच आपके बात मुंह करने से की तो अभी निकल रहा है। सच शोभा बात नहीं करने की देगा। बात भी करने की भारत मेरे की को। जनता पहचान चुकी है सुमित जी, पहचान चुकी है। नहीं, ठीक है, ठीक है। अरविंद चौटिया साहब, आप बात, आपको आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब दीजिए ना। चौटिया साहब, GYAN के मुद्दे पर बीजेपी कितनी इसीलिए सफल? 400 से 40 पर आए हैं, इसीलिए सुनने 400 से 40 पर आए सुनने हैं। नहीं दे रहे हैं ये। इसीलिए ग्राफ नीचे सवाल नहीं जाएगा। सुनने दे रहे हैं, ठीक है। अगली बार बाहर ठीक है सुमित जी, मैं कह रहा हूं चौटिया साहब, GYAN यानी गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी, इन पर बीजेपी के 11 साल कितने इफेक्टिव रहे? मैं समझता हूं कि ये जो 4 पॉइंट हैं, इन पे सच में काम बहुत अच्छा है। गरीबी की रेखा के जो लोग हैं, उनको, उनके लिए जो इनके 4 ही तो हैं इनके, गरीब और नारी और युवा और ये किसान। उनके लिए, इनके हिसाब से सारी योजनाएं करीब करीब इन्हीं पर फोकस है। आप देखिए कि जो इनकी शुरुआती योजनाएं थी, ये गरीबों को आवास की, तो ये बहुत शानदार योजना थी। फिर इनके लिए जो जन खातों की योजना थी, वो बहुत शानदार थी। फिर जो महिलाओं के लिए जो उज्ज्वला गैस योजना है, तो उसमें अब देखिए कि राज्य सरकारों ने जो अपनी ओर से कंट्रीब्यूट किया है, तो उससे वो सिलेंडर लेने लगी हैं। और जो किसानों के लिए हैं, तो ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा खातों ठीक के है। अंदर यानी ये दिया। आप कह रहे हैं कि बड़े बदलावों की तरफ बीजेपी लेड सरकार ने आम जनता को अग्रसर किया है। ठीक है चौधरी साहब, शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। फर्शीवाला साहब से मैं और बातचीत करना चाहता था, समय उनको दिया था, लेकिन वो उस समय कांग्रेस से उलझ गए। शुक्रिया लेकिन फर्शीवाला साहब आपका बातचीत के लिए। सुमित गर्ग जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। आपकी जो मैंने पूरी बात देखिए रखी है, आपने जो भी आंकड़े दिखाने का प्रयास किया वो भी हम लोगों ने दिखाए। और चेतन राजपुरोहित साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बीजेपी के 11 साल सरकार चलाते हो गए, आज 11वां साल पूरा हुआ। उपलब्धियों पर हम लोग बात कर रहे थे और क्या कुछ कमी रह गई है उसका भी आत्मचिंतन बीजेपी करेगी, ऐसा आश्वासन बीजेपी ने लगातार दिया ही है। फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आ रहे हैं। नमस्कार।